Good evening, friends. Good evening, everyone. ABM मॉड्यूल बी चैप्टर नंबर 11 पार्ट 5 कर रहे हैं MCQs में, और चैप्टर नंबर 11 आज खत्म हो जाएगा। कल हम चैप्टर नंबर 12 की तरफ मूव करेंगे। कल चैप्टर नंबर 12 पढ़ाया जाएगा। कल है 10 तारीख। फिर 11 से लाइव क्लासेस बंद रहेंगी और आफ्टर होली मिलेंगे हम लोग। आफ्टर होली मुलाकात होगी फ्रेंड्स। ओके, मैं ठीक हूँ अनुराग सर, आप कैसे हैं? ठीक है, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल वाज गिवन बाय। लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, गुड इवनिंग सभी को। हेलो हेलो। तो ये जो है प्रोवाइड किया गया था लोकस ऑफ कॉन्सेप्ट, लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट लेफ्ट कोड द्वारा। ये व्यक्ति का नाम है। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकस ऑफ कंट्रोल वाज गिवन बाय लेफ्ट कोड एंड लेवेंसन भी थे। एक्सप्लेन दैट इंडिविजुअल हैव बिलीव व्हाट हु इज रिस्पांसिबल फॉर व्हाट हैपन इन लाइफ। लॉ की जिंदगी में क्या होता है उसके लिए वही व्यक्ति जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? तो वो बताता है लोकस ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो किसने कहा था? लेफ्ट कोड और लेवेंसन द्वारा। व्हिच आर द फॉलोइंग पावर रेस्ट लार्जली ऑन ट्रस्ट। इनमें से कौन सी पावर है जो ट्रस्ट पर आधारित होती है? व्हिच आर द फॉलोइंग पावर जो कि ट्रस्ट पर आधारित होती है, लार्जली ट्रस्ट, विश्वास पर आधारित होती है। तो सर ये रेफरेंट पावर होती है। कौन सी? रेफरेंट पावर। क्या होता है कि सम मैनेजर्स गेट एडिक्वेट रिस्पेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड दे बिकम द फॉलोअर ऑफ सच मैनेजर्स and they managers become leader and lead by example and employee follow them unconsciously. रेफरेंट पावर रेस्ट लार्जली ऑन ट्रस्ट। मतलब होता क्या है कि मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ मैनेजर ऐसे होते हैं जो लोगों के फेवरेट बन जाते हैं, अपने काम की वजह से लोग उनको मानने लगते हैं, इस वजह से वो मैनेजर लीडर बन जाते हैं और इस वजह से ट्रस्ट पर बहुत ज्यादा काम होने लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो रेफरेंट पावर जो होती है वो लार्जली रेस्ट करती है किस पर? आपकी ट्रस्ट पर आधारित होती है, क्योंकि मैनेजर के ऊपर एम्प्लॉय को ट्रस्ट है, इसीलिए सब चीजें चल रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है,
एज पर सूरज, व्हाट आर द बेसिक इंटरपर्सनल नीड्स इम्प्लाइड इन इंटरेक्शन एमंग पीपल। लोगों के बीच में जब इंटरेक्शन किया जाता है तो कौन सी इंटरपर्सनल बेसिक नीड्स होती हैं? इंक्लूजन, कंट्रोल, अफेक्शन या सभी के सभी? तो बेसिक इंटरपर्सनल नीड्स होती हैं तीनों की तीनों, इंक्लूजन, अफेक्शन और कंट्रोल, ये तीनों की तीनों होनी चाहिए। तो सूरज ड्रू अटेंशन दैट थ्री बेसिक इंटरपर्सनल नीड्स इंप्लाइड इंटरेक्शन अमंग पीपल इज इंक्लूजन, कंट्रोल और अफेक्शन, ये तीनों की तीनों होनी चाहिए। फ्रेंड्स, एग्जाम में आप बैठोगे तो इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जान लीजिए। मैंने लगभग जो है आपको 75 क्वेश्चन करवा दिए होंगे, 75, 15 25 75, ठीक है, या 70 72 क्वेश्चन करवा दिए, 70 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आप मानकर चलो इसमें से 10 क्वेश्चन या हाँ 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा कम क्वालिटी के होंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं, और कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी मतलब सीधे एग्जाम में पूछे जाने की चांसेस रखते हैं। ओके, तो पढ़ करके बैठे एग्जाम में, आपको मदद करेगा ये, डेफिनेटली इट विल हेल्प। ओके, पीपल रिसीव पेरेंट ईगो फ्रॉम देयर। पेरेंट ईगो कहां से रिसीव होता है? अपने पेरेंट्स से, एल्डर से, टीचर से, या अदर पर्सन चाइल्डहुड के दौरान जिनसे आप संपर्क में आते हैं उनसे। पेरेंट ईगो कहां से रिसीव होता है? तो हम पेरेंट ईगो किससे सीखते हैं? तो हम पेरेंट्स से भी पेरेंट ईगो सीखते हैं, अपने बड़े लोगों से, अपने अध्यापकों से, और भी चाइल्डहुड बचपन के दौरान और भी जो लोग हमारी जिंदगी में संपर्क में आते हैं, हम उन सब से पेरेंट ईगो अडॉप्ट करते हैं। सो ऑल ऑफ द एबव विल बी आवर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, टर्म ग्रुप डायनेमिक्स ये किसने क्वाइन किया था? टर्म ग्रुप डायनेमिक्स किसने क्वाइन किया था? ग्रुप डायनेमिक्स जो टर्म है ये कर्ट लुईन द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया फ्रेंड? कर्ट लुईन द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। Which stage of group formation members behave in a mature fashion and focus on accomplishing their goal? तो किस स्टेज में, ग्रुप फॉर्मेशन की किस स्टेज में मेंबर जो है मेच्योर फैशन में बिहेव करते हैं और अपने गोल को अकम्प्लिश करने पर फोकस करते हैं? तो ये सर जब परफॉर्मिंग होता है, ग्रुप परफॉर्मिंग स्टेज में होता है, तब मेंबर जो है मेच्योर होते हैं और अपने गोल के पीछे पड़े हुए होते हैं। ठीक है, परफॉर्मिंग एंड प्रोडक्टिविटी, तो इसमें जो है मेंबर्स फोकस्ड रहते हैं अपने टारगेट के लिए।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, इनमें से किस इमोशनल इंटेलिजेंस में सेल्फ कंट्रोल को शामिल किया गया है? ये सर अभी पढ़ाया नहीं गया है, मैं पढ़ा दूंगा इस बार, जो है कवर कर देंगे, अभी वीडियो में कवर नहीं है। एक्चुअली चैप्टर नंबर 11 बहुत बड़ा है और क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो ये कवर कर देना जरूरी है। आई विल कवर, अभी थियोरेटिकल पार्ट कवर नहीं हो पाया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल? हाँ, तभी प्रॉब्लम हो रही है, आंसर नहीं हो पा रहा है। इमोशनल कौन सा इमोशनल इंटेलिजेंस है जिसमें सेल्फ कंट्रोल शामिल रहता है? तो सेल्फ कंट्रोल की बात सेल्फ रेगुलेशन में की जाती है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस कितने होते हैं? 5 होते हैं ना फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में मैंने देखा था 5 होते हैं। तो उनमें से सेल्फ रेगुलेशन में ही सेल्फ कंट्रोल की बात की जाती है। सो क्वेश्चन नंबर 7, that is a sequence of job that leads to your short term and long term career goal। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जाम में पूछा जा चुका है। that is a sequence of job that leads to your short term and long term career goal। career progress, career growth, career path, career succession is the sequence of job that leads to your short term and long term career goal। आपके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैरियर गोल को अचीव करने में ये मदद करता है। कौन? ये सीक्वेंस ऑफ जॉब होती है, कई सारी जॉब आप करते हैं जिससे आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैरियर अचीव होता है। तो दिस इज फ्रेंड्स कैरियर पाथ। क्या होता है ये? दिस इज कैरियर पाथ। मैच करना है यहां पर हमें स्टेजेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन एंड देयर एक्टिविटीज। ठीक है, आपको ये मैच करना है। ग्रुप की स्टेजेज हैं, कॉन्फ्लिक्ट अमंग द मेंबर्स थ्रू दिस कॉन्फ्लिक्ट टीम अटेम्प्ट टू डिफाइन इटसेल्फ। तो टीम मेंबर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ पड़ा है और कॉन्फ्लिक्ट टीम जो है अपने आप को डिफाइन करने की कोशिश कर रही है। तो दिस इज स्ट्रॉमिंग। स्ट्रॉमिंग हो रही है। मेंबर्स विथ वेरिड एक्सपीरियंस गेट एक्वेंटेड, अंडरस्टैंड द टीम्स गोल एंड इट्स रोल। अलग अलग एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, वो टीम को और टीम के गोल को समझने का प्रयास करते हैं। दिस इज फार्मिंग। क्या होती है सर? ये फार्मिंग। ठीक है, फिर होता है एडजस्टिंग वन विद द टीम एक्सपेक्टेशन एंड नॉर्म्स। टीम की जो एक्सपेक्टेशन और नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना होता है। कंफर्मिंग, हाउ टास्क विल बी अकम्प्लिश्ड एंड मैनर इन विच टीम विल बिहेव, है ना। रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल और रेगुलेशन नॉर्म्स होते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म्स होते हैं। तो नॉर्मिंग, ठीक है, ये नॉर्म है। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? नॉर्म्स, उन्हीं के लिए एक शब्द होता है। ठीक है, तो ये हो गया। फार्मिंग का मतलब है मेंबर जो है वेरिड एक्सपीरियंस के होते हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, टीम के गोल को और रोल को समझने का प्रयास करते हैं। स्टॉर्मिंग मतलब कॉन्फ्लिक्ट जो है मचा हुआ है आपस में। नॉर्मिंग मतलब कि कैसे टास्क को अकम्प्लिश किया जाएगा, किस मैनर में टीम बिहेव करेगी, रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, दैट इज नॉर्मिंग। और एडजस्टिंग वन विद द टीम एक्सपेक्टेशन जो है क्या होती है? कंफर्मिंग। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर सी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और 3 आपस में चेंज है। फार्मिंग यानी अवेयरनेस, स्टॉर्मिंग यानी कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्मिंग मतलब कोऑपरेशन और कंफर्मिंग मतलब एडजस्टमेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 मल्टीपल टाइम्स पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। इसको आंसर करिए, दिस शुड बी आंसर्ड बाय यू। टैलेंट मैनेजमेंट के 3C पूछे हैं इन्होंने, या टैलेंट के 3C पूछे गए हैं फ्रेंड्स। पूछा जाता है ये सवाल, आंसर करें प्लीज जो है।
कंपिटेंस, कमिटमेंट, कंट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, कंस्टेंट, कॉम्पैक्ट, कमिनेंट। टैलेंट मैनेजमेंट के या टैलेंट के 3 C's कौन कौन से हैं? इट्स अ गुड क्वेश्चन एंड आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ध्यान रखेंगे। कंपिटेंस, कमिटमेंट, कंट्रीब्यूशन, बहुत बार पूछा जा हुआ क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो लगभग लोगों ने ज्वाइन कर लिया। मैं एक बार ये 10 क्वेश्चन आपको रिव्यू करवा देता हूँ फटाफट, ठीक है, अच्छा रहेगा, क्योंकि कई लोग थोड़ा लेट ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू किया। पहला क्वेश्चन है कि लोकस ऑफ कंट्रोल जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? तो ये दिया गया है लेफ्ट कोर्ट द्वारा, और एक और व्यक्ति हैं लेविंसन इज आल्सो देयर। तो लेफ्ट कोर्ट एंड लेविंसन दोनों ने मिलकर के लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट दिया है। उसके बाद में पूछा गया कि इनमें से कौन सी पावर होती है जो ट्रस्ट पर आधारित होती है? तो फ्रेंड्स वो रेफरेंट पावर होती है। होता क्या है, मैनेजर को आदर्श मान लिया जाता है और लोग उसकी पूजा या फॉलो करने लगते हैं, तो वो रेफरेंट पावर है एक तरीके से। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन सर टफ नहीं है एक्चुअली, तुरंत ही आपने थ्योरी पढ़ी नहीं है इसलिए कठिन लग रहा है। अगर तुरंत पढ़ी गई होती थ्योरी, अभी मैं यही जो कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसकी थ्योरी मैं आपको पढ़ाऊं और तुरंत करवाऊं, तो आप सारे क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, विश्वास करिए, है ना। तो एज पर शुड जो है, इनमें से कौन सी बेसिक इंटरपर्सनल नीड्स होती हैं? तो तीनों हैं, इंक्लूजन, अफेक्शन और कंट्रोल। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम पेरेंट ईगो किससे रिसीव करते हैं? तो हम पेरेंट्स से, एल्डर्स से, टीचर से और अपने जो चाइल्डहुड के दौरान अदर पर्सन हमारी जिंदगी में जो आते हैं उन सब से। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रुप डायनेमिक्स जो टर्म है वो किसने दिया था, कॉइन किसने किया? तो कर्ट लुइन ने दिया हुआ है। ठीक है, एक वो याद रखिएगा, कौन सा, टैलेंट मैनेजमेंट जो शब्द है वो किसने दिया था? तो मैकेंजी एंड कंपनी ने दिया था। वो क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैकेंजी एंड कंपनी ने टैलेंट मैनेजमेंट टर्म को कॉइन किया था। पिछले लेक्चर में चौथे पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फिर से आ सकता है। उसके बाद में जो आपके ग्रुप होते हैं उनकी कई सारी स्टेजेज होती हैं। तो किस स्टेज में मेंबर बिहेव करते हैं मेच्योर तरीके से और अपने गोल को अचीव करने पर फोकस करते हैं? तो ये होता है फ्रेंड्स परफॉर्मिंग स्टेज में। किस स्टेज में? परफॉर्मिंग स्टेज में ऐसा होता है। फिर ये जो है किस इमोशनल इंटेलिजेंस में टोटल 5 जो है 5 कंपोनेंट होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस में। तो सेल्फ कंट्रोल किसमें इंक्लूड है? तो सेल्फ कंट्रोल सेल्फ रेगुलेशन में एडेड है। ठीक है, उसके बाद में डाट एक सीक्वेंस होता है जॉब्स का जो कि आपको लीड करता है आपके शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैरियर गोल को। तो कैरियर पाथ होता है, कैरियर पाथ एक सीक्वेंस ऑफ जॉब, यानी मल्टीपल जॉब करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कैरियर पाथ इज देयर। ओके, फिर ये हमने मैच करना था फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, कंफर्मिंग। तो ध्यान रखें, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, स्टॉर्मिंग हो रहा है, अलग अलग एक्सपीरियंस है, टीम के गोल को समझ रहे हैं, आपस में एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फार्मिंग हो रही है। उसके बाद में अगर एडजस्ट कर रहे हैं टीम की एक्सपेक्टेशन और नॉर्म्स के साथ में, तो कंफर्मिंग हो रहा है। और कैसे टास्क को अकम्प्लिश किया जाएगा और किस मैनर में बिहेव करेगी टीम वगैरह, रूल्स रेगुलेशन क्या रहेंगे, तो दैट्स नॉर्मिंग। ठीक है, तो ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3 ऐसे है। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने देखा था कि टैलेंट मैनेजमेंट के 3 C's कौन कौन से हैं। तो टैलेंट मैनेजमेंट के 3 C's हैं, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 10 भी पूछा जाता है, तो थोड़ा एग्जाम में ध्यान रख करके बैठेंगे, पूछा जाता है, बहुत अच्छा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द की एलिमेंट ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट? तो टैलेंट मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स आर देयर, कौन सा उसमें से शामिल नहीं है की एलिमेंट्स में? क्रिएटिंग ए टैलेंट पूल, टैलेंट मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं, डिजाइनिंग टैलेंट कैरियर पाथ, डिस्ट्रीब्यूटिंग टैलेंट, ऑनबोर्डिंग। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा टैलेंट मैनेजमेंट का की एलिमेंट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये है डिस्ट्रीब्यूटिंग टैलेंट। क्या नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटिंग टैलेंट। 11 का सी हो जाएगा। तो देखिए ये है टैलेंट मैनेजमेंट के की एलिमेंट्स आर देयर, अट्रैक्टिंग द राइट टैलेंट, ऑनबोर्डिंग, क्रिएटिंग अ टैलेंट पूल, डिजाइनिंग टैलेंट कैरियर पाथ, रिटेनिंग टैलेंट। ठीक है, तो ये इसी स्टेप में चलता है। तो पहले सही टैलेंट अट्रैक्ट करते हैं, फिर उनको अपने यहाँ नौकरी ज्वाइन करवाते हैं,
इस तरीके से बहुत सारे लोगों को लेकर के टैलेंट पूल क्रिएट करते हैं। जिन लोगों को हायर किया उनके लिए टैलेंट कैरियर पाथ डिजाइन करते हैं, और जो टैलेंटेड लोग हमारे पास हैं उनको रिटेन करके होल्ड करके रखते हैं कि वो नौकरी छोड़ करके ना जाएं। दीज आर द की एलिमेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? व्हाट डज इट मीन बाय सक्सेशन प्लानिंग? सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड, सक्सेशन प्लानिंग क्या होती है? आसान सा है, कोई ज्यादा डिफिकल्टी इज नॉट देयर। नोटिफिकेशन मैम आना तो चाहिए, जो है कि क्लास होने वाली है। 8:30 पे क्लास रहती है वैसे, बट ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं देख लूंगा कि भाई क्या दिक्कत हो सकती है। रुकिए 1 मिनट में। मैंने आपका कंसर्न जो है रेज कर दिया है। नोटिफिकेशन आता है सर, देखिए सर बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन इज देयर। ठीक है, तो सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है एक बिजनेस स्ट्रेटजी जहां पर कंपनियां क्या करती है, लीडरशिप का जो रोल है वो नीचे वाले जो एम्प्लॉय होते हैं, दूसरे एम्प्लॉय, मतलब सक्सेशन प्लानिंग मतलब कि कोई ना कोई उत्तराधिकारी रहे। अगर आप नहीं है तो आपकी जगह पर कोई ना कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए जो इस सिस्टम को रन कर सके, तो दैट सक्सेशन प्लानिंग। जैसे रतन टाटा के बाद में कौन टेक ओवर करेगा, उनके बाद जो है उनके बाद कौन टेक ओवर करेगा, तो दैट्स काइंड ऑफ सक्सेशन प्लानिंग। ठीक है, कोई नहीं, नोटिफिकेशन आता है तो मे बी नोटिफिकेशन आपने म्यूट कर रखा हो, इट इज पॉसिबल, इसलिए आपको नोटिफिकेशन ना आया हो कि लाइव क्लास शुरू हो गई है। Which of the following does not belong to 4 windows of the self awareness? जौहरी विंडो। जौहरी विंडो में 4 विंडो होती हैं, आपको बताना है कि कौन सा। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, जौहरी विंडो बहुत पूछाता है। एरना होता है, ब्लाइंड होता है, डार्क होता है और क्लोज्ड होता है। ठीक है, 4 होते हैं हमारे विंडोज। अच्छा ठीक है सर, न्यूली एडेड मटेरियल का एक नया फोल्डर ही बना देंगे, दैट विल वर्क। ओके, पुराने वाले को नहीं छेड़ते। ठीक है, तो ये होता है फ्रेंड्स जो है एरना या ओपन बोलते हैं, ब्लाइंड होता है, क्लोज्ड या हिडन बोलते हैं, डार्क और अननोन बोलते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड बिल्कुल जो अभी हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड जो है एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, इसमें मैच करवाना है एरना, ब्लाइंड, क्लोज, डार्क को। ठीक है, एरना होता है या इसी को फ्रेंड्स ओपन भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लोज्ड या हिडन बोल देते हैं, दूसरा नाम डार्क या जो है अननोन बोल देते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा किससे मैच कर रहा है। एरना या एक एक करते हैं, खुद को पता है लेकिन दूसरे को नहीं पता है, मुझे पता है लेकिन दूसरों को नहीं पता है, तो मतलब मैंने चीजें छिपा रखी हैं, सो क्लोज्ड शुड बी इट, है ना। मुझे पता है दूसरों को मेरे बारे में नहीं पता है, तो क्लोज्ड या हिडन वाली स्थिति है। खुद को नहीं पता है और दूसरों को भी नहीं पता है, तो अंधेरा ही है, एकदम डार्क हो रखा है, ना खुद को पता है ना दुनिया को पता है। ठीक है, डार्क हो गया है। खुद को तो पता है और दूसरों को भी पता है, तो सर ये ओपन है, सबको पता है, मुझे भी पता है, दुनिया को पता है, तो ओपन हो गया। दूसरों को पता है लेकिन मुझे नहीं पता है, दूसरे जानते हैं मेरी आदतों के बारे में, मैं खुद नहीं जानता, तो मैं ब्लाइंड हुआ बैठा हूं। ठीक है, तो ये हो गया सर जो है उठा करके आपका।
तो हमारा ए का 3, ठीक है, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ओके, ध्यान रख करके एग्जाम में बैठे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। ओके, मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी और दूसरा ये जौहरी विंडो आपको पक्का मिलते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच प्रिंसिपल ऑफ एडल्ट लर्निंग, एडल्ट लर्निंग के कितने सिद्धांत होते हैं? पिछले कल हमने डिस्कस किया था, टोटल 7 सिद्धांत होते हैं। तो 7 सिद्धांत में से किस सिद्धांत में एडल्ट नीड टू डू द लर्निंग एट वंस ओन पेस इन वंस ओन वे? एडल्ट लर्निंग में किस सिद्धांत के तहत लर्निंग करनी है अपनी खुद की स्पीड में, अपने खुद के तरीके से? किस सिद्धांत के तहत होता है? सेल्फ डायरेक्टेड में, मोटिवेशन में, रेडीनेस में, ओरिएंटेशन में? क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड में ही होता है कि खुद ही अपना डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कैसे लर्निंग करनी है, अपनी खुद की स्पीड में खुद का काम देख रहे हैं। ठीक है, तो बस यहीं पर ही फ्रेंड्स ये टोटल 7 सिद्धांत होते हैं ना, 7 प्रिंसिपल्स आर देयर, और सातों के नाम सेल्फ डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्मेशनल, एक्सपीरियंशियल, मेंटरशिप, ओरिएंटेशन, मोटिवेशन एंड रेडीनेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुल मिला करके 15 क्वेश्चन और कर लिए फ्रेंड्स, तो लगभग 70 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर में कवर कर दिए हैं। और मुझे लगता है कि मतलब फिर अब बहुत ज्यादा टैलेंट का यूज ना कर ले अगर IIBF, तो लगभग लगभग आपको मैंने हर अच्छे क्वेश्चन पर एक बार नजर डलवाई हुई है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है की एलिमेंट नहीं है टैलेंट मैनेजमेंट का? तो क्रिएटिंग टैलेंट पूल होता है, टैलेंट पूल कैरियर पार्ट डिजाइन करना, ऑन बोर्डिंग होता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिंग टैलेंट नहीं होता, तो सी नहीं होगा हमारा आंसर। 5 चीजें होती हैं, अट्रैक्ट करना राइट टैलेंट को, ऑन बोर्डिंग करना, टैलेंट पूल बनाना, टैलेंट टैलेंट कैरियर पाथ डिजाइन करना और रिटेन करना टैलेंट को, ये 5 चीजें होती हैं। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि बिजनेस स्ट्रेटजी जिसमें हम क्या करते हैं, जो लीडरशिप का रोल है वो दूसरे एम्प्लॉय को या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय को पास डाउन करते हैं, नीचे की तरफ भेजते हैं, यानी कि हमारे बाद में कोई ना कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में कौन सी विंडो जौहरी विंडो में नहीं आती है? तो एरना है, ब्लाइंड है, डार्क है, ब्राइट नहीं होता, क्लोज होता है, उसकी जगह पर क्या होता है? क्लोज होता है। ठीक है, हियर इज द नेम। देखिए, एरना है या उसी को ओपन बोल देते हैं, क्लोज्ड है या उसी को हिडन बोल देते हैं, ब्लाइंड होता है, डार्क या उसी को अननोन बोल दिया जाता है। फिर हमने इसी को मैच करवाया, तो देखिए खुद को पता है और दूसरों को नहीं पता है, तो आपने क्लोज्ड कर रखा है, अपने आप को छिपा के रखा हुआ है। ठीक है, खुद को पता है, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या खासियत है, दूसरों को नहीं पता है, तो क्लोज्ड स्थिति हो गई। खुद को नहीं पता है, दूसरों को भी नहीं पता है, दोनों को नहीं पता, तो अंधेरा हो रखा है, ना तुम्हें पता है ना दुनिया को पता, काम ही कर रहा हूं। खुद को पता है लेकिन दूसरों को भी पता है, दोनों लोग जानते हैं, तो तुम्हारी खुली किताब है, एरना या ओपन, सब जानते हैं, तुम्हें भी पता है दुनिया को भी पता है, दूसरों को पता है लेकिन तुम्हें नहीं पता है, दुनिया को पता है तुमको नहीं पता है, तो ये ब्लाइंड वाली स्थिति हो गई कि अंधे ही बने बैठे हो आप। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद में एडल्ट लर्निंग के 7 सिद्धांत होते हैं। किस सिद्धांत में एडल्ट्स को जो है लर्निंग एट वंस ओन पेस और अपनी खुद के वे में करनी होती है, खुद के रफ्तार से, खुद के हिसाब से पढ़ाई करनी है, तो दैट्स सेल्फ डायरेक्टेड। किसमें होती है फ्रेंड? सेल्फ डायरेक्टेड में होती है। ठीक है, मतलब बस यहीं पर अपना ये लेक्चर कवर हो जाता है फ्रेंड्स। आई होप कि ये जो है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो पूछें, अदरवाइज जो है कल फिर मिलते हैं 8:30 बजे। अगर आप चाहें तो क्लास ड्रॉप कर दीजिए। कल सर चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, कल सर चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। यस, ध्यान रखिएगा। और कल लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद आफ्टर होली क्लास होगी। कल 11 तारीख है, नहीं 10 तारीख है ना, 10 मार्च को लास्ट क्लास रहेगी। आफ्टर दैट हम होली से लौटेंगे जब, तो फिर BFM की क्लास करेंगे। BFM के अच्छे MCQs करने वाले हैं, और मेरा कोशिश, मेरी प्रयास यही है कि हम हर चैप्टर में लगभग ऐसे ही 40, 20, 50 जितने भी अच्छे अच्छे MCQs बन पाए। जैसे ये तो बहुत बड़ा चैप्टर था तो बहुत बन गए, नहीं तो किसी में 15, 20 में भी काम हो जाएगा, 30 में हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं फ्रेंड्स। ओके,
क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सक्सेशन प्लानिंग का क्या मतलब होता है सर? सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है सर कि मतलब क्या होता है कि जैसे आपका कोई ना कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। अगर आप जो है नहीं रहेंगे इस दुनिया में तो कोई ना कोई तो आपको धन संपत्ति सब संभालने के लिए चाहिए। तो दैट्स सक्सेशन प्लानिंग, आपके बाद वाला उत्तराधिकारी। तो वही बात हो रही है कि एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटेजी जिसमें कंपनियां क्या करती हैं, पास करती हैं लीडरशिप के रोल को नीचे जो और एम्प्लॉय हैं या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय हैं उनको दे देती हैं। जैसा एग्जाम्पल के जमशेद जी टाटा थे, है ना, उसके बाद में रतन टाटा जी आए, आफ्टर दैट कोई और आया है नवल टाटा, आफ्टर दैट देयर विल बी अनदर पर्सन। तो ये क्या हो रहा है? सक्सेशन प्लानिंग इज हैपनिंग। कोई नहीं सर, मैच तो मैं भी बस क्लास खत्म होने के बाद में जुटूंगा लेकिन जरूरी है पढ़ाई करना, इसीलिए आज जो है थोड़ा सा लोग भी कम हैं। अमृता मैम, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप उसमें पढ़ लीजिएगा प्लीज। जो है कल हम चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे, एबीएम का ही चैप्टर नंबर 12 डिस्कस करेंगे। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। कल फिर मिलेंगे 8:30 पे।